अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्या सवाल है इसमें कि अगर इन चारों का व्यंजन माला में या वर्णमाला में स्थान पूछा जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा। अगर ये पूछा जाता है कि कक्षों का व्यंजन में स्थान कहाँ है, या कक्षों का पूरी वर्णमाला में स्थान कहाँ है, या ज्ञों का वर्णमाला में स्थान कहाँ है, तो ये तो केवल हम लिखते हैं इनको लास्ट में, लेकिन इनका स्थान लास्ट में नहीं है। अगर हम कक्षों की बात करें तो कक्षों में आप ध्यान रखना, जो कक्ष है ये किससे मिलकर बना है, क प्लस पेट का ढ से। नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में देखते हैं व्यंजन, और व्यंजन के अंतर्गत जितने भी टॉपिक पढ़ने, जितनी भी बातें जाननी है, उन सभी के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि व्यंजन के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन को दो भागों में बांटा, जिनमें से पहला आपका रहेगा पर्यटन के आधार पर, दूसरा रहेगा उच्चारण के आधार पर। आप ये वाला पहले पढ़ो या ये वाला, बात एक ही है, आपको पढ़ना पूरा ही टॉपिक है। तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, पर्यटन के आधार पर, जिनमें हमने क्या क्या पढ़ना है, इस प्रकार के सभी शब्द पढ़ने हैं। और इनके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहता है, समरूप व्यंजन, समरूप व्यंजन रहता है। तो ये इसमें इस प्रकार के सभी फैक्ट होंगे जो आपके सामान्य बुक में यानी लुसेंट में नहीं मिल पाते। तो 4-5 बुकों का मिश्रण रहता है, और जितना आपको 4-5 बुकों से पढ़ना है वो आपका एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए पहले जानते हैं कि जो व्यंजन है, व्यंजन के अंतर्गत हमने क्या क्या बातें जाननी है और क्या क्या बातें समझनी है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्यंजन होते क्या हैं। अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन ऐसी ध्वनियां होती है जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किस प्रकार की ध्वनि होती है, जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अयोगवा और स्वर पढ़े हैं, और स्वर आप सभी जानते हैं कि कैसी ध्वनि होती है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। अगर हम व्यंजन की बात करें कि ये स्वरों की सहायता से कैसे बोली जाती है, तो जैसे हम यहाँ पर एक ध्वनि ले लेते हैं, सपोज हम म एक ध्वनि लेते हैं और ये व्यंजन है। व्यंजन की पहचान क्या है कि इनके नीचे हलंत लगा होगा। व्यंजन की मूल पहचान क्या है कि इन ध्वनियों के नीचे हलंत लगा होगा। जो ये इस प्रकार का डंडा है, इसको क्या बोला जाता है, हलंत बोला जाता है। ठीक है, हलंत बोला जाता है। और इसका मतलब ये है कि ये अभी मूल व्यंजन है, अर्थात इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है। और इन सभी ध्वनियों के साथ स्वर का मिश्रण कब होता है, जब हम इन ध्वनियों को बोलते हैं। जैसे अगर मौ की बात करें तो मौ के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है, लेकिन इस मौ का हम उच्चारण नहीं कर पाते। अगर हम मौ को बोलते हैं तो मौ के पीछे अ ध्वनि का खुद ब खुद क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। किसका समावेश, अ ध्वनि का। तब ये मौ ध्वनि किस प्रकार से बनेगी, मौ, इस प्रकार से, यानी इसका ये हलंत अट जाएगा तब जब हम स्वरों की सहायता लेते हैं, या स्वरों की सहायता स्वतः ही मिल जाती है। जब हम बोलते हैं तो स्वर का समावेश खुद ब खुद इसमें होता है। अगर हम स्वर की सहायता नहीं लेते तो हम व्यंजन ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते। तो ये आप समझ चुके होंगे कि व्यंजन क्या होता है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इनकी ये ध्यान रखना, इनकी 2-3 बातें ये ध्यान रखना। अगर आपसे सवाल ये पूछे जाए कि हिंदी में व्यंजन कुल कितने होते हैं, तब आपका जवाब रहेगा 33। और 33 कौन कौन से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, क से लेकर ह तक। ठीक है, ये लास्ट के 4 छोड़ देना, ये व्यंजन नहीं है। ये किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, क्या क्या होते हैं, ये जो चारों ध्वनि है ये हम बाद में स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ तक की अगर बात की जाए तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, अगर सवाल ये पूछा जाता है कि हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं, अगर सवाल कब ये आता है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तब उसमें वो इन दो ध्वनियों का भी समावेश कर रहा है, अर्थात इन दो ध्वनियों का भी जोड़ रहा है। तो इनकी जो संख्या वो कितनी बन जाएगी, आपकी 35 बन जाएगी। जब इन दो ध्वनियों की इनके साथ गणना की जाएगी तो आपके पास कुल व्यंजन 35 हो जाएंगे। अब हमने इसमें समझना क्या है कि जो व्यंजन है, व्यंजन हम पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पहले पर्यटन के आधार पर। पर्यटन के आधार पर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, जैसे स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन हो गया आपका, और नासिक हो गया, अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया, द्विगुण हो गया, संयुक्ताक्षर हो गया, और समरूप व्यंजन हो गया। ये समरूप व्यंजन क्या होता है, अगर आप आगे संधि पढ़ते हैं, जैसे व्यंजन संधि है, तो इस व्यंजन संधि में, यानी जो व्यंजन संधि होती है, उस व्यंजन संधि में समरूप व्यंजन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि जब हम ये सारी बातें पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो इसकी भूमिका आगे जो आने वाले टॉपिक है उसमें बहुत ज्यादा रहती है। हिंदी में जो टॉपिक है एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। तो अगर 2-4 टॉपिक पढ़ के ही आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारी हिंदी आधी खत्म होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो आने वाले टॉपिक है, जितने भी शब्द विचार है,
उस शब्द विचार की भूमिका इन पे रहती है और इनकी भूमिका उन पे रहती है। इसलिए जब हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते तब एक अच्छा लेवल बनकर आता है। ठीक है, तो बने रहिए इस पे। अब हम पहले बात करेंगे हम स्पर्शी व्यंजन की। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? तो स्पर्शी का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि जब ध्वनियों को हम बोलते हैं तो स्पर्श करते हो यानी छूते हुए। तो यहाँ से सीधा सा मतलब आप ये समझना कि स्पर्शी व्यंजन कैसे होते हैं कि जब हम कुछ व्यंजनों को बोलते हैं और उनको बोलते समय जो हमारी श्वास वायु आती है फेफड़ों से वो मुंह के किसी न किसी भाग में स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उनको क्या बोला जाता है? स्पर्शी व्यंजन। और उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 25 कौन कौन सी होती है? जो मैंने यहाँ पर जो कॉलम में रखे हैं ये सभी के सभी स्पर्शी व्यंजन है, जो क से लेकर आपके म तक है, जो इस कॉलम के अंतर्गत रखे हैं। और इनको मैं एक बात और बता दूं कि इनको क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है और 25 की 25 ध्वनियों को स्पर्शी व्यंजन भी बोला जाता है। 25 इसलिए हैं, अगर प्रत्येक लाइन में देखें तो 5 ध्वनियां हैं, इनमें भी 5 है। और ऐसे को गिने तब भी इनकी ध्वनियां कितनी है? 5 है। अगर वर्ग के अनुसार गिने जैसे क ख ग घ अंग 1 2 3 4 5, ये ध्वनियां भी कितनी है? आपकी 5 है। तो ऐसे ही अगर इनकी ऑल ओवर गणना की जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 25 है। तो आपसे अगर सवाल ये पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, तब आप ध्यान रखना 25 है। और 25 कौन से? आपके क से लेकर म तक के। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है स्पर्शी संघर्षी। स्पर्शी संघर्षी कौन कौन सी ध्वनि होती है, अर्थात वर्णमाला में स्पर्शी संघर्षी किन ध्वनि को बोला जाता है? तो आप ध्यान रखना स्पर्शी का मतलब तो वही होगा कि जब श्वास वायु अंदर से आती है और मुख भाग में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या बोल रहा है वो कि जब श्वास वायु अंदर से बाहर आएगी तो स्पर्श तो करेगी लेकिन साथ साथ संघर्ष करते हुए आएगी, अर्थात घिस कर आएगी। तो ऐसा किन ध्वनियों को बोलते समय होता है? तो आप ध्यान रखना ऐसा होता है सिर्फ च वर्ग को बोलते समय, च वर्ग। ठीक है, और च वर्ग में कौन कौन सी ध्वनि आती है? जैसे आपका च आ गया, छ आ गया, ज आ गया, झ और य। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला वर्ग, जिनको मैंने पहले नाम भी दिया। अगर क से ये प्रारंभ हो रहा तो इसको क वर्ग, च से प्रारंभ हो रहा तो च वर्ग, ट से प्रारंभ हो रहा तो ट वर्ग, त से प्रारंभ हो रहा तो त वर्ग, प से प्रारंभ हो रहा तो प वर्ग। इनका नाम ऐसे ही दिए जाते हैं इनमें। ठीक है, तो आप स्पर्शी संघर्षी समझ गए होंगे कि स्पर्शी संघर्षी में 5 कौन कौन सी ध्वनि आती है। तो आप ध्यान रखना च वर्ग, आप सीधा ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं च वर्ग, नहीं तो ये इनकी पांचों की पांचों ये ध्वनि है। ठीक है, च छ ज ज य, इनकी संख्या कितनी है? 5 है। अब इसके बाद है नेक्स्ट नासिकीय व्यंजन, कि फिर जो हिंदी वर्णमाला है उस वर्णमाला में नासिकीय व्यंजन भी होते हैं। तो ये नासिकीय व्यंजन किस प्रकार? नासिकीय ध्वनि है वो कौन सी है? इन सभी का जो पांचवा है, यानी जो पांचवा वर्ग है, इनकी सभी की सभी ध्वनि ये कैसी है? नासिकीय। जिनमें से आपका क्या आ जाएगा? जिनमें से आपका आ जाएगा अंग आ जाएगा, य आ जाएगा, अण आ जाएगा, न आ जाएगा और मो आ जाएगा। इनका उच्चारण आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। ये ऐसी 5 ध्वनियां हैं जिनको बोलते समय श्वास वायु नाक से अधिक आती है और मुंह से कम। अब है आपका अंतस्थ व्यंजन। अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो इसका मतलब होता है अपने आप में मध्य में स्थित, मध्य में स्थित होता है। और अंतस्थ व्यंजन में किन किन ध्वनियों को रखा जाता है? अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसी ध्वनि है जिनका उच्चारण मुख के मध्य भाग से होता है, इसलिए इसका अपने आप में अर्थ भी क्या है? मध्य में स्थित। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? य, र, ल और व। ठीक है, अब इनमें जानना ये है कि जो आपका य और व है, इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है। और इस पे जो ल है, ल को क्या बोला जाता है? पार्श्विक, पार्श्विक बोला जाता है। और र को बोला जाता है लुंठित। ठीक है, र को लुंठित बोला जाता है। तो इन चारों के आप नाम भी ध्यान रखना कि य और व को अर्ध स्वर बोला जाता है, ल को पार्श्विक बोला जाता है और र को क्या बोला जाता है? लुंठित। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके चारों नाम भी ध्यान रखेंगे और इनका उच्चारण भी ध्यान रखेंगे। तो देखा किसके आधार पर जाता है इन दोनों को? जो अंतस्थ है, अंतस्थ किसके आधार पर बोला जाता है? उच्चारण के आधार पर। और इन चारों के अपने अपने नाम है वो किसके आधार पर है? अर्धस्वर क्यों बोले गए य और व को? ये हम सारा किस में समझेंगे? संधि में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग स्वर संधि में भी होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अर्धस्वर। स्वर की भांति भी
अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये हम आगे स्वर संधि में स्पष्ट करेंगे। और दूसरा आप क्या ध्यान रखना कि ल को पार्श्विक और र को लुंठित। इसके बाद का जो टॉपिक है, इसके बाद का टॉपिक है समरूप व्यंजन। ठीक है, इसके ठीक बाद हम क्या समझेंगे समरूप व्यंजन की समरूप व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन है। तो समरूप व्यंजन को अगर देखा जाए तो इनका अलग से कोई सैंपल नहीं है कि समरूप व्यंजन आपको अलग से मिलेंगे, लेकिन समरूप का मतलब कि एक जैसे व्यंजनों का जब किसी शब्द में प्रयोग होता है तो उसको क्या बोला जाता है, समरूप व्यंजन बोला जाता है। और वो किस प्रकार के, जैसे आपका चौ चौ हो गया, ठीक है, और जौ जौ हो गया, लौ लौ हो गया, और तो हो गया। इनसे मिलकर शब्द कैसे बनते हैं, जैसे आपका उच्चारण बन गया, उच्चारण हो गया, उज्ज्वल हो गया, और उल्लेख हो गया, उल्लेख। और तो से क्या बनेगा आपका उत्तराखंड, इस प्रकार के शब्द। तो यहां पर जो एक जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक जैसे व्यंजनों का प्रयोग हो रहा है, इनको क्या बोला जाता है, समरूप व्यंजन बोला जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि समरूप व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, तब आप ध्यान रखना कि जब एक जैसे व्यंजनों किसी शब्द में प्रयोग होता है उनको क्या बोला जाता है, समरूप व्यंजन बोला जाता है। अब इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो पूरी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन किन ध्वनियों को बोला जाता है, अर्थात किन ध्वनियों को बोलते समय श्वास वायु ऊष्म हो जाती है। ऊष्म का मतलब गर्म हो जाती है। तो आप ध्यान रखना कि जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन से होते हैं, आपका श हो जाएगा, पेट काटा स हो जाएगा, छोटा स हो जाएगा, और ह हो जाएगा, जिनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4। और ये जब चारों ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो अंदर से श्वास वायु आती है तो मुख भाग में इतनी ज्यादा घिसकर आती है कि बाहर निकलते निकलते कैसी हो जाती है, उष्म हो जाती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन, अर्थात जो श्वास वायु है वो गर्म हो जाती है। अब इसके बाद है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो द्विगुण व्यंजन है इनके अन्य क्या क्या नाम है, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हीं को बोला जाता है, ताड़नजात व्यंजन भी इन्हीं को बोला जाता है, और तीसरा क्या नाम है, द्विगुण व्यंजन। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या 2 है। और ये कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ड हो गया, सॉरी, जैसे आपका अड़ा हो गया, अड़ा हो गया। और इन ध्वनियों को जब हम उच्चारित करते हैं तो श्वास वायु का मार्ग कुछ क्षण के लिए अवरुद्ध हो जाता है। जब अंदर से श्वास वायु आती है तो उसका मार्ग कुछ क्षण के लिए अवरुद्ध हो जाता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे अड़ा अड़ा, तो कुछ क्षण के लिए क्या हो रहा है, श्वास वायु का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 है। और इनके जो नीचे आप ध्यान कैसे रखेंगे, इनके नीचे नुक्ते लगे रहते हैं। तो केवल 2 ही ऐसे जिनको मैंने यहाँ पर भी लिखा है, केवल 2 ही ऐसी ध्वनि है जिनके नीचे नुक्ते लगे हैं, इनको क्या बोला जाता है, द्विगुण, ताड़नजात और उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके बाद है संयुक्ताक्षर। इन पे आप ध्यान रखना, इनके जो अन्य नाम है इनको संयुक्त व्यंजन भी बोला जाता है, संयुक्ताक्षर भी बोला जाता है, और व्यंजन गुच्छ भी बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या ध्यान रखेंगे आप 4 है। ठीक है, इनके कुल कितनी संख्या है, 4 है। और 4 कौन कौन सी, जिनमें से पहला आपका कक्ष हो जाएगा, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधा कि जो ये 4 है ये देख सकते हैं जिनको क्या बोला जाता है, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन और व्यंजन गुच्छ। इन पे आपको देखना क्या है कि जो चारों ध्वनि इन पे हमें समझना क्या है। ये तो हमें पता है कि संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है और व्यंजन गुच्छ है, लेकिन हमने समझना इनमें ये है कि जो ये 4 ध्वनियां हैं इन ध्वनियों को व्यंजन के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया, अगर ये इसकी श्रेणी में तो इनमें इनको क्यों नहीं गिना जाता। और साथ साथ ये देखना है कि जो व्यंजन गुच्छ है, और क्या बोला जाता है इनको, व्यंजन गुच्छ संयुक्ताक्षर, अर्थात कि 2 ध्वनियों का मिश्रण है। तो ये कौन कौन सी ऐसी 2 ध्वनि है जिनसे इन ध्वनियों का निर्माण हुआ है। अगर हम पहले इसकी बात करें कक्ष की, फिर में से पहली जो ध्वनि लेंगे हम कक्ष लेंगे। इस कक्ष ध्वनि का निर्माण किन किन ध्वनि से हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे क प्लस श। ठीक है, इससे इन 2 ध्वनियों से कक्षों का निर्माण हुआ है। अगर हम त्र की बात करें तो त्र का निर्माण किन किन 2 ध्वनियों से हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे तो प्लस र। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम ज्यों का निर्माण देखते हैं तो इसका निर्माण हो रखा जौ प्लस यौ। तो यहाँ पर आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, हम क्या बोलते हैं, ज्यों बोलते हैं, जबकि ज्यों नहीं होता, क्या होता है, ज्यों होता है। ठीक है, जैसे संज्ञा बोलते हैं तो संज्ञा नहीं होता, संज्ञा होता है। इस प्रकार का इसका शुद्ध उच्चारण है। उसके बाद है श्रव। तो श्रव में आप क्या ध्यान रखेंगे, जैसे श्रव में श्रव प्लस र। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों का आप निर्माण भी समझ चुके होंगे कि किन किन 2 व्यंजनों से हुआ है। और यही एक कारण है, अगर इन चारों को भी हम व्यंजन में गिनते हैं, अगर इन चारों को भी व्यंजन में गिनते तो आप देख सकते हैं कि जिन ध्वनियों से इनका निर्माण हुआ है इन ध्वनियों की ऑलरेडी पहले गणना हो चुकी है।
तो जब इनकी गणना पहले हो चुकी है तो इनको हम इस व्यंजन की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसलिए ये चार अलग रहते हैं, इनको नाम क्या दिया जाता है, संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन या व्यंजन गुच्छ दिया जाता है। ठीक है, अब हमने समझना ये है कि यहाँ पर जो ये चार ध्वनि है इनका निर्माण, प्रत्येक ध्वनि का निर्माण कितने से हो रखा है, दो दो व्यंजनों से हो रखा है। लेकिन आप इन सभी में कॉमन बात क्या ध्यान रखेंगे कि इन सभी की जो पहली ध्वनि है ये कैसी है, हलंत वाली है। पहली ध्वनि हलंत वाली और बाद की ध्वनि कैसी है, पूरी है। अर्थात पहला व्यंजन हलंत वाला और बाद का व्यंजन पूरा है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्या सवाल है इसमें कि अगर इन चारों का व्यंजन में, व्यंजन माला में या वर्णमाला में स्थान पूछा जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा। अगर ये पूछा जाता है कि कक्षों का व्यंजन में स्थान कहाँ है, या कक्षों का पूरी वर्णमाला में स्थान कहाँ है, या ज्ञों का वर्णमाला में स्थान कहाँ है, तो ये तो केवल हम लिखते हैं इनको लास्ट में, लेकिन इनका स्थान लास्ट में नहीं है। अगर हम कक्षों की बात करें तो कक्षों में आप ध्यान रखना, जो कक्षों है ये किससे मिलकर बना है, क प्लस पेट का ढ से। तो इस क के ठीक बाद कक्षों का स्थान होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके ठीक बाद इसका स्थान होगा। अगर आपसे प्रश्न में ये सवाल पूछा जाता कि वर्णमाला में कक्षों का स्थान क्या है, ऑप्शन आपका होगा कि कक्षों का स्थान ह के बाद है, या क के बाद है, या गौ के बाद है, या मो के बाद। जैसे आपका जो ऑप्शन है इस प्रकार से, जैसे ह के बाद, क के बाद, मो के बाद, या त्र के बाद। ठीक है, तो ह के ठीक बाद ये आ रहा, इसलिए आपको ऑप्शन इस प्रकार के दिखेंगे। और मो है, मो के बाद या त्र के बाद या क के बाद। तो आपका जवाब क्या रहेगा कि इस ध्वनि का निर्माण इन दो से हुआ है, और जो पहली है उसके ठीक बाद इसका स्थान होगा। अर्थात यानी क के बाद कक्षों का स्थान होगा। अगर त्र की बात करें तो त्र किन किन ध्वनि से मिलकर बना है, तो त्र मिलकर बना है तो और र से। तो इस त्र का वर्णमाला में स्थान कहाँ होगा, तो के बाद होगा। तो आपको पहले तो ढूंढना होगा। ठीक है, तो के बाद कहाँ होगा, यहाँ पर। तो के बाद किसका स्थान होगा, त्र का स्थान होगा। अब उसके बाद है ज्ञों, तो ज्ञों का पूरी वर्णमाला में स्थान कहाँ होगा, तो आप जानते हैं कि जौ प्लस यों से मिलकर ज्ञों का निर्माण हुआ है। तो जौ कहाँ पर है, जौ आपका यहाँ है, तो इसके ठीक बाद आपका ज्ञों का स्थान होगा वर्णमाला में, ये विशेषकर ध्यान रखना। उसके बाद है श्रौ, तो श्रौ का पूरी वर्णमाला में स्थान कहाँ होगा। अगर हम श्रौ की बात करें तो श्रौ मिलकर बना है श्रौ प्लस रौ से। तो ये वर्णमाला में श्रौ कहाँ है आपका, तो वर्णमाला में श्रौ है आपका ये, तो इसके बाद इस श्रौ का स्थान होगा। तो ये बात आप विशेषकर ध्यान रखना। इन सभी से प्रश्न भी बन चुके हैं, कई बार प्रश्न भी बन चुके हैं, इसलिए ये सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तो हमने ये सब जाना कि पर्यटन के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे कैसे इनको पढ़ना है, कैसे कैसे समझना है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहता है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमने क्या क्या पढ़ना है कि उच्चारण के आधार पर भी दो प्रकार से देखा जाता है पूरे व्यंजनों को, जिनमें पहला घोषत्व के आधार पर रहेगा, दूसरा आपका प्राणत्व के आधार पर रहेगा। अगर हम पहले घोषत्व की बात करें तो उस पर आपको सघोष अघोष पढ़ना है, और दूसरी प्राणत्व की बात करें तो उस पर आपको अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ना है। उनके अंतर्गत कौन कौन सी व्यंजन ध्वनियां आती हैं उन सभी को जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।